नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम चंद्रशेखर है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि वीकली करंट अफेयर प्रोग्राम शुरू किया गया है संस्कृति आईएएस की तरफ से। उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं उन खबरों को मैं कवर कर रहा हूं। तो चलिए आज के सेशन में देख लेते हैं कौन कौन सी खबरें हैं और कौन कौन सी खबरें महत्वपूर्ण हैं और उसमें हमें क्या समझने को मिलेगा। तो आज के सेशन में कुल 5 खबरों को हम कवर करने वाले हैं। अमेरिका में हुई ब्याज दरों में कटौती, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 हुआ है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 जारी हुआ है, इन्वेस्ट इंडिया का सिंगापुर कार्यालय, इसके बारे में हम समझने वाले हैं। तो आज के सेशन में जो पहली न्यूज़ है, अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक है, इसने अपने ब्याज दरों में 50 बेसिक पॉइंट्स आधार अंकों की कमी किया है या कटौती किया है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। ये कहा जा रहा है कि पिछले 4 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक, जैसे भारत का केंद्रीय रिजर्व बैंक है जिसे आरबीआई कहा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसी तरह से अमेरिका में भी हर देश का अपना केंद्रीय बैंक है। तो अमेरिका का भी केंद्रीय बैंक है जिसे फेड या फेडरल रिजर्व कहा जाता है, रिजर्व बैंक कहा जाता है। पिक भी आप लोगों के सामने है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो मौद्रिक नीति है, जैसे भारत में आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति समय समय पर जारी करता है, उसी तरह से अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक भी मौद्रिक नीति जारी करता है और मौद्रिक नीति जारी किया है। तो जैसे भारत में स्थिति, चूँकि हम तुलनात्मक रूप से समझेंगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी और भारत पर इसका क्या प्रभाव होगा वो भी हमें समझने को मिलेगा। तो जिस तरह से आप भारत में मौद्रिक नीति को समझते हैं जिसे आरबीआई जारी करती है, उसी तरह से अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक भी अपना मौद्रिक नीति जारी किया है। सवाल ये है कि इस मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है या मौद्रिक नीति के माध्यम से क्या करना चाह रहा है। तो देखिए, केंद्रीय बैंकों के समान ही, अर्थात विश्व के जितने भी केंद्रीय बैंक हैं, देशों के केंद्रीय बैंक, उन्हीं के समान ही अमेरिका फेड मौद्रिक नीति का संचालन कर रहा है। ऋण की उपलब्धता, ये किस लिए किया गया है? तो ऋण की उपलब्धता को बढ़ाना है या उपलब्धता को सुनिश्चित करना है और लागत को भी, यानी कि ऋण की लागत को कम करना है। दूसरी बात, रोजगार और मुद्रास्फीति को प्रभावित करना है और इन दोनों को मिला करके अमेरिकी जो केंद्रीय बैंक है, इसे कहा जाता है, यह इसका दोहरा अधिदेश है। व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए उधार लेने की लागत को ये प्रभावित करना चाहता है, इसीलिए ऐसा अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया है। समझने वाली बात यह है कि ये जो फेड रिजर्व बैंक या फेडरल रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में कटौती की गई है, उसका कारण क्या है। 3 कारणों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। पहली बात यह है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। बेरोजगारी दर में यहाँ पर वृद्धि हुई है और मुद्रास्फीति दर जो करीब 2% के आसपास वो निर्धारित करता है, नियंत्रित करने की कोशिश करता है, ये पहुँच करके 2.50% के आसपास हो गया था। अब ऐसी स्थिति में फेडरल रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति का प्रयोग करके इसे नियंत्रित करना चाहता है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना चाहता है। भारत में जो मुद्रास्फीति निर्धारित किया गया है, जिसे मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण भी कहा जाता है, 4 ±2 है। इसका मतलब यह है कि 4 में यदि आप +2 करेंगे 6 होगा। अर्थात भारत में अधिकतम जो मुद्रास्फीति होनी चाहिए 6% होनी चाहिए, और अगर मान लीजिए मंदी की भी स्थिति हो या न्यूनतम मुद्रास्फीति की बात करें तो 4 - 2 यानी कि ये 2 हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि 2 से लेकर के 6 के बीच में ही हमारी मौद्रिक नीति होनी चाहिए और इसी को कहा जाता है कि हमारे देश में, किसी भी देश में मुद्रास्फीति होनी चाहिए, लेकिन मुद्रास्फीति कैसी होनी चाहिए? सीमित और नियंत्रित होनी चाहिए। अब आप लोगों ने लगातार न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, तो न्यूज़पेपर में आप लोगों ने ये सुना होगा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी के संकेत नज़र आ रहे हैं। तो मंदी के संकेत नज़र आ रहे हैं, यानी कि मंदी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, इस समस्या का समाधान करना है, क्योंकि यदि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी आती है तो उसके लिए बहुत बड़ी घातक स्थिति हो सकती है। विश्व का चौधरी है और विश्व के चौधरी की स्थिति वो केवल
सैन्य क्षमता के दम पर ही नहीं बनाए रख सकता, बल्कि उसे अपनी इकोनॉमी को भी मजबूत रखना पड़ेगा। अब चूंकि एक पॉइंट को लेकर के सारी बातों को हम डिस्कस कर लेंगे, तो एक एक करके सभी चीज़ों को समझ लेते हैं। मंदी की स्थिति आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मंदी कब होती है। मंदी तब होगी जब डिमांड कम हो और सप्लाई ज़्यादा हो। एक स्थिति ये है। अब इस समस्या का समाधान करना है। चूँकि आप अपने अब दोस्त से, किसी दोस्त जो दुकान करता है या दुकान चला रहा है, उससे आप बात करें तो आपने पूछा कि भाई कैसा है, क्या चल रहा है, सब ठीक ठाक है? कह रहा सब तो ठीक चल रहा है यार, जीवन, व्यक्तिगत जीवन तो ठीक है, लेकिन धंधा बढ़िया नहीं चल रहा है। तो आपने पूछा क्यों? तो उसने बताया कि यार दुकान माल से भरा हुआ है, लेकिन सेल नहीं हो रहा है। इस स्थिति को कहा जाता है कि ये मंदी है, क्योंकि वस्तुएं हैं, उत्पादन हुआ है, उत्पादन हो रहा है, लेकिन सेल नहीं हो रहा है। मतलब डिमांड नहीं है, मतलब और आसान भाषा में कहें तो खरीदार नहीं है। ठीक है, ग्राहक खरीदी करने नहीं आ रहे हैं। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या करना होगा? इस समस्या का समाधान करने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि डी हम कैसे बढ़ाएं, यानी कि डिमांड को कैसे बढ़ाएं, मांग को कैसे बढ़ाएं। इसको बढ़ाने के लिए लोगों की क्रय क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा, जिसे आप कहते हैं परचेजिंग पावर। इसको बढ़ाना पड़ेगा। परचेजिंग पावर दो तरीके से बढ़ाया जा सकता है। एक तरीका ये है कि आपको मान लीजिए रोजगार मिल जाए। रोजगार मिलने से आपकी आय बढ़ जाए। तो आय बढ़ेगी, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी क्रय क्षमता बढ़ गई। क्रय क्षमता बढ़ गई, और क्रय क्षमता बढ़ेगी तो जो भी आवश्यक वस्तुएं आप खरीदना चाहते हैं, आप उसकी डिमांड बाजार में करेंगे। और जब आप डिमांड करेंगे तो उसकी पूर्ति के लिए जो उत्पादक हैं उत्पादन करेंगे। दूसरा तरीका यह है कि आप ऋण ले लें। तो ऋण कैसा होना चाहिए? ये कम ब्याज दर पर, अर्थात आपको कम ब्याज दर पर ऋण मिलना चाहिए। दर्शन में आप लोगों ने कभी पढ़ा हो तो चारवाक ये कहते थे, चारवाक दर्शन एक है कि ऋण लेकर भी घी पियो। ठीक है, तो यहाँ पर वही स्थिति को समझ सकते हैं। तो कम ब्याज दर अगर होगा तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, यानी कि क्रय क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। क्रय क्षमता आपकी बढ़ जाएगी, और इन दोनों के बढ़ने से फिर अर्थव्यवस्था में डिमांड, यानी कि इसका परिणाम ये होगा, परिणाम कि डी यानी कि आप डिमांड कहिए ये बढ़ जाएगा। सवाल ये है कि ये जो डी है ये कहां पर बढ़ रहा है? तो डी दो तरीके से, इसी को मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि व्यय बढ़ जाएगा। व्यय कौन करेगा? तो एक को कहते हैं हाउस होल्ड, या आप कह लीजिए व्यक्ति। ये क्या करेगा? उपभोग करेगा, यानी कि इसकी उपभोग क्षमता बढ़ जाएगी। तो दो तरह का व्यय होता है। अब कौन कौन सा व्यय होता है अभी बता देता हूं। तो एक तो ये है कि व्यक्ति ये उपभोग व्यय करेगा, और दूसरा एक फर्म है। फर्म ये क्या करेगा? निवेश करेगा। इसकी निवेश क्षमता बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ी? क्योंकि बैंकों से कम ब्याज दर पर फर्म को और व्यक्ति को, दोनों को ऋण मिल रहा है। अब यहां से ध्यान रखेंगे, जो बैंक है, बैंक के दो कार्य होते हैं। एक तो जमा स्वीकार करना और ऋण देना। तो बैंक जमा तो स्वीकार कर रहा है, सबसे ज्यादा लाभ बैंक को यहां से मिलता है। कहां से? जब वो ऋण देता है। वाणिज्यिक बैंक है। तो उसी संदर्भ में सोचिए कि मैंने कहा कि व्यय बढ़ जाएगा, तो कौन सा व्यय? उपभोग और निवेश व्यय बढ़ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। और जब ये बात समझ में आ गई तो बताइए, हम लोगों ने जिन 2-3 कारणों के बारे में चर्चा किया था कि मंदी की स्थिति है, मंदी की स्थिति से इससे निपटा जा सकता है। दूसरी बात मैंने आपसे ये कहा कि बेरोजगारी में वृद्धि, जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी में वृद्धि देखने को मिल रही थी, तो अब बेरोजगारी में कमी आएगी, क्योंकि जैसे ही
उपभोग और निवेश व्यय बढ़ेगा, उपभोग व्यय बढ़ेगा तो निवेश होगा, और जब निवेश होगा तो उसके निवेश के दौरान उत्पादन होगा। आप निवेश किस लिए कर रहे हैं? उत्पादन के लिए कर रहे हैं। तो उत्पादन के लिए कर रहे हैं तो उत्पादन आप अकेले तो कर नहीं सकते, उसमें लोगों को नियोजित करना पड़ेगा, यानी कि लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, और रोजगार मिल रहा है तो यानी कि बेरोजगारी की दर में कमी आएगी। तो तीनों बातों को आप लोगों ने समझ लिया। और मौद्रिक नीति का मतलब यह है कि मुद्रास्फीति दर को कम करना, तो ये भी आप लोगों ने समझ लिया। अब इससे क्या फायदा होगा, सारी बातें यहां से कोरिलेट करके आप देख लेंगे। मान लीजिए ये फेड, इसको मैं कह रहा हूं फेड, ये क्या है? केंद्रीय बैंक है अमेरिका का, और दूसरा यहां पर है अन्य बैंक, आप कह लीजिए अमेरिका के अन्य बैंक है। जब बैंकों को जरूरत पड़ती है ऋण लेने की तो ये जाते हैं केंद्रीय बैंक के पास। तो केंद्रीय बैंक कुछ ब्याज लेता है और ब्याज पर ही इन्हें ऋण उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो अगर ये ब्याज दर अधिक लिया तो बैंकों की लागत बढ़ गई, और बैंकों की लागत बढ़ी यानी कि ये अपने ग्राहकों को जो ऋण देंगे उस पर ब्याज अधिक लेंगे, और ब्याज अधिक लेंगे तो बताइए ऋण लेने वालों की क्षमता कम हो जाएगी, यानी कि ऋण लेने वालों की संख्या कम हो जाएगी, आप ऐसे कह लीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे तरलता, लिक्विडिटी कम हो जाएगी, मार्केट में मनी सप्लाई भी आप कह सकते हैं कम हो जाएगा। और जब ऐसा हुआ तो अब बताइए, इसी से आप ऐसा कह सकते हैं ना कि उपभोग और निवेश व्यय, उपभोग और निवेश व्यय, निवेश व्यय ये कम हो जाएगा। और उपभोग और निवेश व्यय कम होने का मतलब ये है कि अब उत्पादन होगा ही नहीं, उपभोग हो ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो आर्थिक समृद्धि है, आर्थिक समृद्धि ये हमारी कम हो जाएगी। अमेरिका में यही स्थिति है। ठीक है, आर्थिक समृद्धि कम है और मंदी की स्थिति है। अब इस समस्या से अमेरिका निपटना चाहता है तो उसने क्या किया है, अब इसी चीज को देखिए, ब्याज दर को कम किया है। और ब्याज दर को कम किया है यानी कि अब बैंक अब आसान ब्याज दर पर, कम ब्याज दर पर अपने ग्राहकों को ऋण देंगे, और कम ब्याज दर पर ग्राहकों को ऋण देने का मतलब यह है कि तरलता बढ़ेगी, और तरलता बढ़ेगी तो उपभोग और निवेश व्यय बढ़ेगा, और उपभोग और निवेश व्यय बढ़ने से आर्थिक समृद्धि बढ़ जाएगी। तो इस समस्या का समाधान करना चाहता है अमेरिका, इसलिए उसने ऐसा किया है। अब सवाल यह है कि मान लीजिए ये सारी बातें आप लोगों ने समझ लिया है, तो जो दरों में कटौती की गई है, ब्याज दरों में कटौती की गई है, उसका विश्व की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव होगा। तो जो डॉलर से अपनी मुद्राओं को जोड़ने वाले देश हैं, जो केंद्रीय बैंक हैं, देशों के केंद्रीय बैंक, उनकी बात कर लीजिए, और जो फेडरल रिजर्व बैंक से अपनी मौद्रिक नीति को जोड़ने वाले केंद्रीय बैंक है, इन दोनों के संदर्भ में सोचिए कि जो उधारकर्ता हैं, उधारकर्ता यानी कि ऋण लेने वाले, उन पर प्रभाव होगा। ठीक है, क्योंकि उन्हें सस्ती दरों पर ऋण मिल सकता है। अच्छा, ब्याज दर में कमी से ऋण लेना सस्ता होगा, और ऋण लेना सस्ता होने का मतलब यह है कि मांग में वृद्धि से व्यवसायों का विस्तार होगा। मांग में वृद्धि होगा यानी कि अब व्यवसाय प्रोडक्शन करेंगे, निवेश करेंगे, प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन होगा तो उनकी क्षमता बढ़ेगी, और क्षमता बढ़ेगी तो व्यवसाय का विस्तार होगा। अगली बात, वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग में भी वृद्धि होने की संभावना है। जैसे मजदूरी दर में, जब वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि होगी तो उत्पादन होगा, और उत्पादन करने के लिए मजदूरों को नियोजित करना पड़ेगा, यानी कि रोजगार देना पड़ेगा। और रोजगार देने का मतलब ये है कि यहाँ पर इस बात की संभावना है कि मजदूरी दर में वृद्धि हो जाए, जिससे लोगों की क्रय क्षमता, लोगों की आय और क्रय क्षमता दोनों बढ़ जाए। आर्थिक समृद्धि दर में भी वृद्धि होगी, ये भी स्वाभाविक सी बात है, आप लोग समझ रहे हैं। इसके अलावा बात ये होती है कि भारत पर इसका क्या प्रभाव होगा।
तो अमेरिका और भारत में जो ब्याज दरों में, मान लीजिए भारत में जो स्थिति है, ब्याज दर अभी अधिक है, ठीक, और अमेरिका में ब्याज दर कम हो रहा है। तो जो गैप यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो हमारे देश की कंपनियां भी हैं जो अमेरिका से ऋण लेती हैं, अमेरिका से ऋण लेती हैं और ऋण लेकर के निवेश करती हैं। तो बताइए इस गैप से भारत जैसे देश में जो करेंसी कैरी ट्रेड है, इसमें वृद्धि होने की संभावना है? ऑब्वियस सी बात है, बढ़ जाएगी। वहां से ऋण लेकर के निवेश किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि अमेरिकी ऋण बाजार में रिटर्न कम मिलेगा, क्योंकि ब्याज दर कम मिल रहा है, तो रिटर्न भी उनको अगर जमा करते हैं तो रिटर्न कम मिलेगा, और जब रिटर्न कम मिलेगा तो वो निवेश के अन्य विकल्प देखेंगे और देखेंगे कि हमें रिटर्न कहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है, किस देश में या कहाँ पर जो वैश्विक निवेशक हैं कहाँ पर मुझे ज़्यादा मिल रहा है। तो इस बात की संभावना है कि अगर भारत में ये गैप बना रहा, अर्थात ब्याज दर वैसे ही बना रहा, तो भारत जैसे उभरते इक्विटी बाजार में निवेश में वृद्धि हो सकती है। और यदि निवेश में वृद्धि होगी तो ये निवेश किस रूप में होगा, ये भी समझने की बात है। अच्छा, उससे पहले विदेशी निवेशकों में भी वृद्धि होने की संभावना है, अर्थात भारत में विदेशी निवेशक बढ़ सकते हैं। और अगर ये दोनों स्थितियां होगी तो इसका मतलब ये है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ जाएगा। और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि थोड़े समय के लिए मान लेते हैं कि $1 बराबर 80 रुपया अगर अभी चल रहा है, तो ये $1 बराबर, ठीक है, $1 बराबर ये 75 रुपये हो सकता है या 70 रुपये हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि डॉलर के समानांतर जो रुपया है वो मजबूत होगा। और यदि रुपया मजबूत हुआ तो बताइए, हम आयात कर रहे हैं, आयात के संदर्भ में सोचिए, हम मंगा रहे हैं तो हमें फ़ायदा होगा, और अगर हम भेज रहे हैं तो, ठीक है, दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। केवल समझने की एक चीज़ आपने समझ लिया, डिमांड एंड सप्लाई पर सारा खेल चलता है। अगर इन दोनों को समझ लिया तो बाकी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब ये बातें आप लोगों ने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखें। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण NSSO ने जुलाई 2023 से जून 2024 के मध्य किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आधार पर वार्षिक रिपोर्ट जारी किया है, और इस वार्षिक रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े बताए गए हैं। ये कहा गया है कि पिछले 6 वर्षों में जो कामकाजी महिलाएं हैं उनमें वृद्धि हुई है और पुरुषों में भी वृद्धि हुई है। तो जो पिछले 6 वर्षों में वृद्धि देखने को मिली है, जो कामकाजी महिलाएं हैं उनमें 18% की वृद्धि हुई है और पुरुषों में महज 5% की वृद्धि हुई है। यह भी कहा गया है कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो है वो महिलाओं के संदर्भ में देखा जाए तो 40% हो गया है। 2017-18 में ये महज 22% था, यानी कि इसमें वृद्धि देखने को मिल रही है। पुरुषों के संदर्भ में बात करें तो यह 2017-18 में 71% था, अब बढ़कर के ये 76% हो गया है। लेकिन कामकाजी जो महिलाएं हैं पुरुषों से 3 गुना तेजी से बढ़ रही हैं। और आप दूसरे संदर्भ में आप देखें कि जो लॉ एंड गवर्नेंस के संदर्भ में इसका क्या निगेटिव इम्पैक्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं पुरुषों में जो युवा हैं उनमें विक्षोभ की भावना उत्पन्न हुई है, और इसकी वजह से क्राइम रेट भी बढ़ रहा है, क्योंकि महिलाओं को फ्रीडम भी मिल रहा है, वर्क फोर्स में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके अधिकारों में सेध लग रहा है। इसकी वजह से क्राइम रेट भी बढ़ने की संभावना है, ऐसा मेरा मानना है। 6 वर्षों में पुरुषों की बेरोजगारी दर कितनी रही है, तो यह 2.9%, और महिलाओं में कितनी रही है, महिलाओं में घटी है, ठीक है, बेरोजगारी दर घटी है 2.9%, और पुरुषों में 2.9%, महिलाओं में 2.4% कम हुआ है। आगे बात करें, वर्ष कौन सा है और पुरुष और महिला ये सबका आंकड़ा दिया हुआ है। वर्क पॉपुलेशन रेशियो का मतलब है कि देश की आबादी में कितने लोग काम कर रहे हैं। 15 साल या उससे अधिक 29 वर्ष तक आप कह सकते हैं। ज़्यादा उम्र में यह 58% है, और देश की कुल आबादी में देखें तो यह 44% है। 56% पुरुष और 31% महिलाएं कामकाजी हैं।
इसके अलावा कुछ और आंकड़े हैं जिन आंकड़ों को आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। कामकाजी लोगों की कार्य की प्रवृत्ति के संदर्भ में सबसे ज़्यादा 58.4% लोग अपने स्वरोजगार में लगे हुए हैं। इसके अलावा 21.7% नियमित नौकरी करते हैं, मेरे जैसे लोग, ठीक है। 19.8% दिहाड़ी मजदूरी में लगे हुए हैं, उसमें आप मुझे भी जोड़ सकते हैं। 2022-23 की तुलना में स्वरोजगार कितना है, तो 1.1% बढ़ा है। नौकरी पेशा की बात करें तो 0.8% बढ़ा है। दिहाड़ी मजदूरी वाले 2% घटे हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। दिहाड़ी मजदूरी यानी कि दैनिक आधार पर आपने काम किया, आपको मजदूरी मिल गई, ठीक है। कामकाजी लोगों के कार्य की बात करें तो सर्वाधिक व्यक्ति कृषि क्षेत्र में यानी कि 46% इसमें संलग्न है। ट्रेड, होटल, रेस्टोरेंट में 12.2% लगे हुए हैं। निर्माण सेक्टर में बात किया जाए तो 22% हैं। मैन्युफैक्चरिंग में बात करें तो यह 11.4% है। आगे बढ़ें, बेरोजगारी दर की क्या स्थिति है, तो जुलाई 2022 से लेकर के जून 2023 में 10% की तुलना में जुलाई 2023 से जून 2024 में यह 10.2% हो गई है। शहरी क्षेत्र की बात करें, शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी की स्थिति कैसी है, तो यह दर 15.7% से घट करके 14.7% हो गई है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में बात करें तो 8% से बढ़ करके यह 8.5% हो गई है। आंकड़े दिए गए हैं। बेरोजगारी दर उसे कहते हैं कि कार्यबल में शामिल कितने लोग काम नहीं कर रहे हैं। 15 साल या उससे ज़्यादा उम्र वालों में 2022-23 में यह 3.2% थी, यानी एक साल में न बढ़ी न घटी। हालांकि 6 साल में ये कहा जा रहा है कि 6% से 3% रह गई है। ये भी आंकड़ा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ें, यहाँ पर देखिए, जाति धर्म का रोजगार से संबंध, अर्थात किस जाति या किस धर्म के लोग कितने रोजगार में हैं, उसके संदर्भ में बात करें तो 2023-24 में अनुसूचित जाति, ठीक है, SC/ST के संदर्भ में बात किया जा रहा है। समुदाय के 53% लोगों के पास कोई ना कोई रोजगार था, ये कहा गया है। SC के 45% और OBC वर्ग के 44% लोग किसी न किसी रोजगार से जुड़े थे। सामान्य के रोजगार पाने के योग्य 43% लोगों के पास रोजगार था। हिंदुओं में बेरोजगारी दर 3.1%, मुस्लिमों में 3.2%, सिखों में 5.8% और ईसाइयों में 4.7% है। हिंदुओं की काम करने योग्य आबादी में रोजगार करने वाले या खोजने वाले 46% हैं। मुस्लिमों में यह आंकड़ा 38% है, ईसाइयों में 47% है और सिखों में यह 45% है। सामान्य में अन्य सभी श्रेणियों की तुलना में एक साल के दौरान सबसे अधिक इजाफा हुआ है। एक साल पहले उनकी श्रम शक्ति भागीदारी 38% थी। फिर कहा जा रहा है जो SC समुदाय हैं, SC श्रेणी की बेरोजगारी दर 3.3% है और ST की सबसे कम अर्थात 1.9 है, जबकि सामान्य की 3.8% है। फिर बात करें, हिंदुओं में 45%, मुस्लिमों में 37%, ईसाइयों में 45.2% और सिखों में 41.9% लोग कामकाजी हैं, यानी कि काम कर रहे हैं। बीते वर्ष से मुस्लिम समुदाय की इस दर में सबसे अधिक इजाफा हुआ है, यानी कि 2022-23 में 32.5% थी और गांवों के मुकाबले शहरों में रोजगार करने वाले हर धर्म के ज़्यादा हैं। ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे। अब बात कर लें औसत मासिक आय के संदर्भ में। अप्रैल से जून 2024 के दौरान स्वरोजगार से देश में औसत मासिक आय कितना हो गया है, 100, यहाँ पर कहा गया स्वरोजगार, उसके संदर्भ में ये 13,900 रुपये। जो वेतन भोगी कर्मी हैं उनका औसत मासिक वेतन सर्वाधिक है, अर्थात 21,103 रुपये, ठीक है। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले औसतन रुपए रोजगार कमा रहे हैं, अर्थात कितने, तो 433 रुपये कमा रहे हैं। नौकरी पेशा लोग स्वरोजगार वाले से हर महीने 7,203 रुपये ज़्यादा कमा रहे हैं या अधिक कमा रहे हैं। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं
वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 के बारे में चर्चा में क्यों रहा है, तो दिल्ली में वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। आयोजन किसने किया, आयोजन स्थल क्या था? तो वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। तो वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन का ये दूसरा संस्करण था। पहला संस्करण भी ध्यान रखेंगे, इसका आयोजन 2023 में हुआ था और दिल्ली में ही हुआ था। फिलहाल आयोजन किसने किया है, तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने किया है। इसमें 30 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल थे, 70 से अधिक देश इसमें शामिल हुए। जो शिखर सम्मेलन है, शिखर सम्मेलन खाद्य विनियामकों का एक वैश्विक मंच है और इस सम्मेलन में विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। सवाल ये है कि किससे संबंधित विचारों का आदान प्रदान किया जाता है? खाद्य मूल्य श्रृंखला में, खाद्य सुरक्षा प्रणालियों में, और जो विनियामक ढांचा है उस विनियामक ढांचे को मजबूत बनाने के लिए विचारों का आदान प्रदान इस सम्मेलन में किया गया था। आगे बढ़ें। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, जिसे संक्षेप में फसाई कहा जाता है, FSSAI, इसकी स्थापना वर्ष 2008 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। यह किसके अधीन कार्य करता है या नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और इस प्रकार आप कह सकते हैं कि नोडल मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है। उद्देश्य क्या है? तो खाद्य सामग्री के लिए जो मानक हैं उन मानकों का निर्माण करना, साथ ही नियंत्रित करना। किसको नियंत्रित करना? खाद्य पदार्थों के विनिर्माण को नियंत्रित करना, उनके भंडारण को विनियमित करना, नियंत्रित करना, वितरण को नियंत्रित करना, बिक्री और आयात, इन सभी चीज़ों को नियमित करना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 के बारे में बात करें तो फसाई ने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 जारी किया है। इस सूचकांक में पहले स्थान पर केरल है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है और तीसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर है। इसके अलावा इसी से संबंधित राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के बारे में, तो इसका विकास किसने किया है? फसाई ने किया है। खाद्य सुरक्षा के विभिन्न मानदंडों पर राज्यों के प्रदर्शन को मापने के लिए इस सूचकांक का निर्माण किया गया है। अब सूचकांक जिसे इंडेक्स कहते हैं, इंडेक्स का मतलब है, ठीक है, इंडेक्स का मतलब है परिवर्तन। और परिवर्तन कैसा हो सकता है? या तो ये पॉजिटिव हो या फिर ये नेगेटिव हो, दोनों ही स्थिति इसमें हो सकती है। तो उस प्रदर्शन को मापने के लिए इसका निर्माण किया गया है। यह सूचकांक खाद्य सुरक्षा के 6 अलग अलग मानदंडों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। किसके मध्य? राज्यों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। देश में खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र, जिसे इंग्लिश में इकोसिस्टम कहते हैं, इकोसिस्टम में सकारात्मक बदलाव लाना, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता भी सुनिश्चित करना। तो 3 इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। आगे बढ़ें। मानदंड कौन कौन से हैं? तो राज्यों की रैंकिंग का निर्धारण कुल इन्हीं 6 मानदंडों पर निर्धारित किया जाता है। ये आप उसी से संबंधित आप देख रहे होंगे यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा या संस्थागत डेटा, मानव संसाधन एवं संस्थागत डाटा, अनुपालन, ठीक है, खाद्य परीक्षण और संरचना एवं निर्माण, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, उपभोक्ता सशक्तिकरण, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में सुधार। यही सारी बातें यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखी हुई हैं और इसके लिए कितने अंक निर्धारित किए गए हैं ये भी प्रतिशत निर्धारित किया गया है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। कलर से आप मैच करके देख सकते हैं कि किस मानदंड के लिए कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है। ठीक है, इन बातों को समझने के बाद अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। इन्वेस्ट इंडिया का सिंगापुर का कार्यालय, सिंगापुर कार्यालय के संदर्भ में बात करें तो ये क्या है? जो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, इन्होंने सिंगापुर में इन्वेस्ट इंडिया के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। तो इन्वेस्ट इंडिया के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्वेस्ट इंडिया का पहला सिंगापुर में विदेशी कार्यालय है।
इन्वेस्ट इंडिया कार्यालय स्थापित करने की घोषणा किसने किया था? तो प्रधानमंत्री का दौरा हुआ था सिंगापुर में, ये 4 से लेकर के 5 सितंबर 2024 तक। इसी के मध्य उन्होंने, अर्थात सिंगापुर दौरा या सिंगापुर यात्रा के दौरान उन्होंने इसकी स्थापना की घोषणा की थी। सिंगापुर कार्यालय की बात करें तो इन्वेस्ट इंडिया का पहला विदेशी कार्यालय है, पहला विदेशी कार्यालय अर्थात दूसरे देश में कार्यालय। इन्वेस्ट इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 2009 में किया गया था। मुख्यालय इसका दिल्ली में है। स्वरूप क्या है? तो गैर लाभकारी उद्यम है, ठीक है, लाभ के उद्देश्य से काम नहीं करता। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के अंतर्गत ये कार्य करता है। इससे संबंधित जितनी बातें थी उन सभी बातों को हम लोगों ने देख लिया। इसके साथ साथ कार्य के रूप में बात करें तो क्या कार्य करता है? ये सुविधा प्रदान करने का कार्य करता है। कैसी सुविधा? तो मेक इन इंडिया पहल के तहत सभी निवेशकों को भारत में अपने व्यवसाय स्थापित करने, संचालित करने और उसका विस्तार करने के लिए। अब आप लोगों के जहन में ये आ रहा होगा कि मेक इन इंडिया का क्या मतलब है, मेक इन इंडिया किस लिए लाया गया था? तो जब भी आप इकॉनमी पढ़ते हैं तो ध्यान रहे, हमारी अर्थव्यवस्था का जो विकास क्रम होना चाहिए वो विकास क्रम नहीं रहा है, अर्थात विकास का पथ विचलित हो गया है। तो जो मेक इन इंडिया है इसके माध्यम से द्वितीय क्षेत्र का जो विकास नहीं हो पाया है, उस द्वितीय क्षेत्र के विकास के लिए सरकार कार्य कर रही है और इन्वेस्टर्स को आमंत्रित कर रही है कि मेक इन इंडिया के तहत भारत की, ठीक है, इकॉनमी को बूस्ट किया जाए, जो द्वितीय क्षेत्र है उसमें सुधार किया जाए। अब ये मत कहिएगा मेक इन इंडिया को भारत में बनाओ इत्यादि कर दिया जाए। कार्यालय की बात करें तो भारत में निवेश करने के जो इच्छुक हैं उस क्षेत्र की कंपनियों के लिए एक समर्पित संपर्क केंद्र के रूप में काम करेगा कि जिस भी क्षेत्र में, इससे संबंधित क्षेत्र में यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो आपको क्या सुविधाएं चाहिए, आपको क्या जानकारी चाहिए, उसके संबंध में ये कहा गया है कि समर्पित संपर्क केंद्र के रूप में कार्य करेगा। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को ये बढ़ावा भी देगा। भारत की राष्ट्रीय निवेश संबंधी संवर्धन और सुविधा एजेंसी है। निवेशकों हेतु भारत में प्रथम संदर्भ बिंदु के रूप में भी ये कार्य करेगा। तो इससे संबंधित जितनी बातें थी उन सभी बातों को हम लोगों ने समझ लिया। यदि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई और न्यूज़ शामिल करना चाहिए तो वो भी कमेंट करके बताएं। आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। आप लोगों का प्यार मिलता रहता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगले सेशन में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।